नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। इस लेक्चर का टॉपिक है इस्राएल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट यानी इस्राएल और पैलेस्टाइन संघर्ष। यहाँ है इस्राएल की फ्लैग और यहाँ है पैलेस्टाइन की फ्लैग। आप लोग साल में बहुत बार सुना होगा कि इस्राएल और पैलेस्टाइन के बीच लड़ाई चल रहा है। एक साल में कम से कम 3-4 बार तो निश्चित रूप से यह लड़ाई का खबर आता ही है। तो इस संघर्ष के पीछे का पूरा कहानी अभी हम जानेंगे। तो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में इस्राएल है कहाँ पर। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा भारत, इसके पास पाकिस्तान, फिर यहाँ ईरान, यहाँ है इराक, सीरिया, जॉर्डन, फिर यहाँ है इस्राएल। इस्राएल के वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर है। अभी आप लोग राइट हैंड साइड में देखिए, इस्राएल का मैप को हम जूम करके देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ पर इस्राएल के ईस्टर्न पार्ट में है वेस्ट बैंक। वेस्टर्न पार्ट पर यहाँ है गाजा स्ट्रिप, जिसे हिंदी में गाजा पट्टी भी बोला जाता है। ठीक है। नॉर्थ में है लेबनान। यह जो पूरा एरिया है यह है इस्राएल। ठीक है। और यहाँ जो ब्लू एरिया आप देख रहे हो इसका नाम है डेड सी। आप में से बहुत लोग डेड सी का नाम सुना होगा। यह जो लेक है यानी जिसे झील बोलते हैं, इसका पानी में सॉल्ट ज़्यादा होने के कारण पानी का डेंसिटी भी बहुत है और सब कुछ इस पानी में तैरता है, डूबता नहीं। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि पैलेस्टाइन किधर है। तो यह है इस्राएल का मैप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है और यहाँ वेस्ट बैंक है। तो ये जो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये दोनों एरिया मिलकर आज का पैलेस्टाइन है। तो यदि हम केवल पैलेस्टाइन का मैप देखेंगे तो वो ये वाला है। तो यहाँ पर येलो कलर का जो एरिया है वही पैलेस्टाइन है। यह वाला वेस्ट बैंक है और ये वाला गाजा स्ट्रिप है। मतलब आप देखिए, एक देश जिसका दो भूखंड है जो कि आपस में नहीं जुड़े हैं, उनके बीच में इस्राएल है। इस्राएल ये वाला एरिया है। अभी हम पैलेस्टाइन को डिटेल्स में देखेंगे। तो यह जो पैलेस्टाइन का एरिया है यानी वेस्ट बैंक, यह पूरी तरह से पैलेस्टाइन का पार्ट नहीं है। यह राइट हैंड साइड के मैप को देखिए, यहाँ पर यहाँ रेड कलर वाला एरिया ही पैलेस्टाइन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। बाकी ये जो सारे येलो कलर वाले एरिया है उसे इस्राएल ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर 165 सेपरेट यूनिट्स ऑफ लैंड है जो कि आपस में नहीं जुड़े हैं। यहाँ जो रेड कलर में ये सारे 165 सेपरेट यूनिट्स ऑफ लैंड है, इनको आइलैंड भी कहा जाता है। तो ये रेड कलर वाला पैलेस्टाइन का एरिया, ये पूरा जो वेस्ट बैंक है उसका केवल 40% है, जबकि ये येलो वाला इजरायली कंट्रोल्ड एरिया वेस्ट बैंक का 60% है। ये जो गाजा पट्टी है ये पूरी तरह से पैलेस्टाइन के कंट्रोल में है। तो प्रॉब्लम यहाँ वेस्ट बैंक में ही है। पैलेस्टाइन के कोई एक आइलैंड से दूसरे, तो प्रॉब्लम वेस्ट बैंक में ही है। पैलेस्टाइन के कोई एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड को कोई डायरेक्टली नहीं जा पाता है, बीच में इजराइल का एरिया आ ही जाता है। तो लोगों को आने जाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। हर बार उन्हें इस्राएल सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी के चेकिंग के बाद ही छोड़ा जाता है। और वेस्ट बैंक में इस्राएल का सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। वैसे देखा जाए तो सिक्योरिटी पूरा का पूरा इस्राएल में भी स्ट्रांग है। तो पैलेस्टाइन के लोग यही चाहते हैं कि पूरा वेस्ट बैंक एरिया उनको दिया जाए। वैसे 1948 से पहले अरब के मुस्लिम देश यही चाहते थे कि पूरा का पूरा आज का इस्राएल में पैलेस्टाइन ही बने, लेकिन वो तो उस समय नहीं हो पाया। तो अभी पैलेस्टाइन लीडर्स यही चाहते हैं कि वेस्ट बैंक उनको पूरा दिया जाए। यहाँ पर ही अधिकतर संघर्ष होते हैं।
इसराइल के एरिया कंटिन्यूस होने के कारण इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस को एडवांटेज मिलता है और वो हर बार पैलेस्टाइन के रिवॉल्यूशन को दबा देते हैं। आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं कि ये जो येलो वाला इसराइली कंट्रोल्ड एरिया है वो कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूसली आप एक जगह से दूसरे जगह को पूरा इसराइल के अंदर ही अंदर जा सकते हैं, जो कि पैलेस्टाइन के केसेस में संभव नहीं होता है। तो ये जो रेड वाला आइलैंड है, इनके भीतर ही भीतर येलो वाला इसराइली एरिया है। प्रॉब्लम यहीं पर है। अभी आगे देखते हैं। ये जो व्हाइट कलर एरिया है वो इसराइल है। तो वेस्ट बैंक बॉर्डर लाइन पर आप एक शहर देख सकते हैं जिसका नाम है जेरूशलम। इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। ये पूरा वेस्ट बैंक और इसराइल की बॉर्डर पर है। तो जेरूशलम शहर का कुछ हिस्सा इसराइल के पास है और कुछ हिस्सा पैलेस्टाइन के पास है। दोनों ही पूरा जेरूशलम शहर पर अपना दावा करते हैं। इसराइल ने जेरूशलम को अपना राजधानी बनाया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिकग्निशन नहीं मिला है। और पैलेस्टाइन भी जेरूशलम को राजधानी बनाना चाहता है, लेकिन वहाँ का स्थिति के कारण पैलेस्टाइन ने रमल्ला को अपना राजधानी बनाया है। यहीं यहाँ पर आप मैप में देखिए, यहाँ पर है रमल्ला। तो रमल्ला है पैलेस्टाइन का राजधानी। तो रमल्ला में ही पैलेस्टाइन के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव दफ्तर है और वहाँ से ही देश को कंट्रोल किया जाता है। तो यह सब है आज का स्थिति। अभी पूरा विषय को समझने के लिए हमें इसराइल का इतिहास देखना होगा। ईसा पूर्व 1000 में, यानी यहाँ पर जब आयरन एज चल रहा था, तब से ही किंगडम ऑफ इसराइल और किंगडम ऑफ युदा ये दोनों थे। बाद में यह दोनों साम्राज्य को अशीरियन, बेबीलोनियन, पर्शियन और फिर रोमन एम्पायर ने कब्जा किया। फिर यहाँ पर वर्ष 66 से लेकर वर्ष 135 तक, यानी करीब 70 साल तक यहूदी लोगों ने रोमन एम्पायर के विरुद्ध विद्रोह घोषणा किया। लेकिन क्योंकि उस समय रोमन एम्पायर काफ़ी शक्तिशाली था, तो यहूदी लोग परास्त हो गए। इसके बाद रोमन सैनिकों ने यरूशलेम और यह पूरा एरिया में जितने यहूदी टेम्पल्स थे और यहूदी इंस्टीट्यूशंस भी थे, उन सबको ध्वस्त कर दिया। बहुत सारे ज्यूस लोग यहाँ से पलायन किया। फिर इस लड़ाई के बाद रोमन एम्पायर ने इस एरिया का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टीना रख लिया। फिर भी इसके बाद कुछ यहूदी लोग पलायन ना करके वहाँ रुक गए। ये लोग वहाँ पर यहूदी धरोहर को अगले कई सालों तक बचा कर रखा। फिर 7वीं सेंचुरी में अरब के मुस्लिम रूलर्स इस एरिया को अपने कब्जे में ले गए। उसके बाद वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने लगा। तब से लेकर 1920 तक यह एरिया लगातार मुस्लिम रूलर के अंडर ही रहा। पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर अंग्रेजों से परास्त हो गया और तभी जाकर 1920 के बाद यह एरिया ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आया। अंग्रेजों ने यहाँ 1920 से लेकर 1948 तक शासन किया था। अभी दूसरी तरफ 19th सेंचुरी यानी 1801 से लेकर 1900 के भीतर एक जायोनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था। यहूदी लोग हजारों सालों से एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में बिखरे हुए थे, यानी पूरा यहूदी समाज हजारों सालों तक तितर बितर हो गया था। फिर उनके मन में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म जागृत होने लगा। उन्हें लगा कि हमें भी एक राष्ट्र चाहिए। यहूदी परंपरा और सभ्यता को बचाने के लिए एक भूखंड चाहिए, लेकिन जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उनका पुराना भूखंड तो अब मुसलमानों के कब्जे में आ गया था। तो जायोनिस्ट मूवमेंट को शुरू करने वाले लोगों के मन में दो ही भूखंड आ रहा था, जहाँ पर वो शांति में रह सके और अपना भाषा संस्कृति को आगे ले सके। एक था उनका अपना पुराना भूखंड यानी पैलेस्टाइन, नहीं तो अर्जेंटीना। कुछ लोग कोई अफ्रीकी भूखंड पर भी विचार कर रहे थे, लेकिन फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, हमें केवल अपना पुराना भूखंड
जहां पर यहूदी धरोहर है वहां पर ही अपना राष्ट्र निर्माण करना है। तो यहूदी लोग धीरे धीरे अगले कई दशकों तक पैलेस्टाइन की ओर आने लगे और वहां बसने लगे। वैसे पहले से ही वहां पर कुछ यहूदी थे, फिर ये लोग वहां आ गए। फिर दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलाइज पावर और एक्सिस पावर इन दोनों के बीच शुरू हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ज्यूस लोग अलाइज को समर्थन किया। तो अलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका ये सब थे। इस समर्थन के कारण अंग्रेजों ने ज्यूइश ब्रिगेड जो 1944 में बना था उनको सपोर्ट किया, उनको अस्त्र शस्त्र भी दिया। इसके कारण ज्यूइश फोर्स धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया ने पैलेस्टाइन पार्टीशन प्लान को मंजूरी दे दिया। इस पार्टीशन प्लान के अनुसार पैलेस्टाइन को 3 हिस्सों में बांटा गया, एक मुस्लिम स्टेट, एक यहूदी स्टेट और जेरूशलम। जेरूशलम को एक इंटरनेशनल एरिया के रूप में रखा गया था। अभी यहीं से ही विवाद शुरू हो गया। यूनाइटेड नेशन के पैलेस्टाइन पार्टीशन प्लान को ज्यूइश एजेंसी ने समर्थन किया, लेकिन अरब के मुस्लिम देशों के समूह ने इसका विरोध किया। लेकिन अगले ही साल यानी 1948 को ज्यूइश एजेंसी ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इसराइल की स्थापना का घोषणा कर दी। बस इस घोषणा के कुछ ही हफ्तों के बाद अरब के इस्लामिक देशों मिलकर इसराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तो युद्ध शुरू हो गया, लेकिन तब यूएसए ने इसराइल को समर्थन दिया और इसराइल फोर्सेस को अपना अम्यूनिशन यानी लड़ाई का सामान देने लगा। इसके बल पर इसराइल ने केवल वेस्ट बैंक और गाजा को छोड़कर बाकी सभी एरिया में अपना कब्जा जमा दिया। उसके बाद अरब देशों ने लगातार इसराइल से युद्ध किया, लेकिन हमेशा इसराइल ही जीतता था। फिर 1967 में एक 6 डे वॉर, वो युद्ध जो कि 6 दिन चला था, तो उसमें जीतने के बाद इसराइल वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और गाजा को भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर बाद में एक इंटरनेशनल पीस ट्रीटी को मानते हुए इसराइल ने गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के कुछ एरिया को पैलेस्टाइन को दे दिया और अभी वहां पैलेस्टाइन गवर्नमेंट का रूल चलता है। तो आज के समय इसराइल के जो लॉज है वो पूरी तरह से गोलन हाइट्स और ईस्ट जेरूशलम में चलता है और वेस्ट बैंक में पार्शियली इसराइल लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया है। अभी सबसे अधिक समस्या वेस्ट बैंक को लेकर है। इसराइल पैलेस्टाइन विवाद को समाप्त करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत प्रयास किया जा चुका है। इसराइल भी इजिप्ट और जोर्डन के साथ पीस ट्रीटीज साइन किया हुआ है। फिर भी अरब और बाकी बहुत सारे मुस्लिम देश वहां पर केवल और केवल मुस्लिम रूल चाहते हैं। यहूदी संप्रदाय को वहां से हटाकर केवल मुसलमानों को ही रखना चाहते हैं। इसीलिए यहां पर विवाद कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ इसराइल भी यहूदी यानी ज्यूस लोगों का एकमात्र भूखंड है। उन्हें अपना धरोहर को जीवित रखने के लिए अपना भूखंड को बचाना है, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आने के हजारों साल पहले से ही यहूदी वहां पर रह रहे थे। इसीलिए उन्हें भी अपना अस्तित्व बचाना है। अभी जो अधिकतर आक्रमण प्रत्याक्रमण हो रहा है वो गाजा पट्टी के आसपास ही होता है। यहाँ आप मैप में देखिए, गाजा पट्टी में ही ये जो गाजा सिटी है वो एक बड़ा सा शहर है। वहाँ हमास संगठन का हेड ऑफिस है। तो हमास जो कि अभी पैलेस्टाइन को शासन भी कर रहा है, तो वो गाजा पट्टी से इसराइल के ऊपर रॉकेट और मिसाइल्स फायर करता है। यह सारे एरिया को वो फायर करते हैं। इससे निपटने के लिए इसराइल भी अपना आयरन डोम सिस्टम को तैयार किया है। आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम के कारण इसराइल पर हमला करने वाला रॉकेट, मिसाइल्स और ड्रोन्स को आकाश में ही ब्लास्ट कर दिया जाता है और इसीलिए इसराइल सुरक्षित रहता है। तो जो गाजा स्ट्रिप है
वो एरिया मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये समुद्र से जुड़ा हुआ है ये वाला एरिया। ठीक है, तो समुद्री मार्ग से अरब के देशों ने पैलेस्टाइन को लड़ाई करने के लिए एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं, इसीलिए अधिकतर हमला यहाँ से ही होता है। यहाँ पर जो वेस्ट बैंक है, जो जहाँ जिसके अंदर भी पैलेस्टाइन का कुछ एरिया है, तो उसके चारों ओर इसराइल का कंट्रोल होने के कारण इसराइल आर्मी और इंटेलिजेंस उसको घेर के रखा है। वहाँ से पैलेस्टाइन को एम्यूनिशन सप्लाई नहीं हो पाता है। वहाँ इसराइली सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये जो आयरन डोम सिस्टम है, यह लगभग 90% सक्सेसफुल है, यानी 90% मिसाइल्स, रॉकेट्स या फिर ड्रोन्स आदि को वो ध्वंस कर सकता है। लेकिन बाकी बचे 10% मिसाइल्स इसराइल में ब्लास्ट करने में सफल हो जाते हैं, और इसीलिए इसराइल में भी कुछ कैजुअल्टी होता है। लेकिन इसराइल की तरफ से पैलेस्टाइन पर जो हमला होता है, उसको रोकने के लिए पैलेस्टाइन के पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। इसीलिए पैलेस्टाइन में बहुत अधिक बिल्डिंग नष्ट होते हैं और लोग भी मरते हैं। तो अधिक नुकसान पैलेस्टाइन को ही होता है। फिर भी पूरा इसराइल को मुस्लिम मुल्क बनाने के जो लक्ष्य है, इसके कारण हमेशा अरब देशों के मदद से पैलेस्टाइन इसराइल के ऊपर हमला जारी रखा है। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम इसराइल और पैलेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसराइल एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और यहूदी लोगों का ही यह देश है, ऐसा डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसराइल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में सबसे अच्छा है। यहाँ पर आप लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं, इट रैंक्स एमंग द वर्ल्ड्स टॉप कंट्रीज बाय परसेंटेज ऑफ सिटीजन्स विथ मिलिट्री ट्रेनिंग, percentage of citizens holding a tertiary education degree, research and development spending by GDP percentage, women safety, life expectancy and innovativeness। तो इन सभी मामलों में इसराइल काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी आगे है। अभी हम थोड़ा सा पैलेस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। तो पैलेस्टाइन एक सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, यानी यहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के बीच पावर शेयरिंग होता है। इनका जो पार्लियामेंट है उसे पैलेस्टाइनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी पीएलसी बोला जाता है। यह एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल मतलब यहाँ केवल एक ही सदन होता है। जैसे हमारे भारत में पार्लियामेंट में 2 सदन होता है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, वैसे पैलेस्टाइन में केवल एक ही सदन होता है। तो इनके मेंबर्स को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के जो रेसिडेंट्स है वो इलेक्ट करते हैं। लिटरेसी रेट अच्छा है, लेकिन लोग बेरोजगार भी है। हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन इसराइल और पैलेस्टाइन विवाद के कारण इसमें भी डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं। यहाँ पैसा को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार डिस्टर्बेंसेस के कारण यहाँ पर लोगों को जीवन में शांति नहीं मिलता है। सो इट्स एन अनहैप्पी प्लेस टू लिव, यानी यहाँ पर जीना एक अनहैप्पी प्लेस हो जाता है। मतलब यहाँ पर इतना हैप्पीनेस नहीं मिलता है, लोगों को खुशी नहीं मिलता है। यहीं पर समाप्त होता है आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।